कल मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम का रिवीजन स्टार्ट कराया। रिवीजन के अंदर हम लोगों ने 4 कंसेप्ट का रिवीजन किया था। एक बार रिवीजन का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ देखो, मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया नेशनल इनकम का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल। इस डेफिनेशन से इसके क्या बनते हैं, फीचर बनते हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, मॉनेटरी वैल्यू आएगी, जो गुड्स इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं वही आएंगे, फाइनेंशियल ईयर में जो प्रोड्यूस हुए हैं वही आएंगे। नेशनल इनकम हमारे देश का एक अच्छा इंडिकेटर है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करता है। ये हमें बताता है कि हमारी इकोनॉमी में कितने स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी हमें मदद करता है। फिर कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ाया मैंने आप लोगों को, क्या नेचुरल रिसोर्स और प्रोडक्शन प्रोसेस में डायरेक्ट रिलेशन है? मैंने कहा था नहीं। अगर आपके देश के नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा है तो क्या ये ज़रूरी है आपका जीडीपी भी ज़्यादा होगा? मैंने कहा था नहीं। कम है तो जीडीपी कम होगा? नहीं। कोई डायरेक्ट रिलेशन हो सकता है आपके देश के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो लेकिन आपका जीडीपी इतना ज़्यादा ना हो क्योंकि आपका प्रोडक्शन प्रोसेस उतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपके देश में बहुत कम नेचुरल रिसोर्स है लेकिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत अच्छा है तो हो सकता है आपका जीडीपी ज़्यादा हो। तो जीडीपी का जो प्रपोजिशन है वो किससे चलता है? नेचुरल रिसोर्सेज होने से या उन्हें इफेक्टिवली यूज करने से? प्रोडक्शन प्रोसेस अच्छा होने से या सिर्फ नेचुरल रिसोर्स होने से? समझिए बराबर। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, पहले भी दिए। आई होप ये कंसेप्ट अब आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से आप इसमें लिख सकते हो। अपन सिर्फ पॉइंट रिवाइज नहीं कर रहे हैं, पूरा पूरा अंदर का मैटर हर चीज़ रिकॉल कर रहे हैं। तो इसके बाद अब मौका नहीं मिलेगा फिर और पढ़ने का, तो प्लीज़ इसका पूरा बेनिफिट लेना और एक एक चीज़ घर पे भी उतने ही अच्छे से पढ़ते रहना। नेक्स्ट हम लोगों ने तीसरे नंबर पे पढ़ा सिटीज़न और रेसिडेंट। जो बंदा इंडिया में जन्म लेगा वो इंडिया का सिटीज़न और जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट इंडिया में रहेगा वो इंडिया का रेसिडेंट। एक बंदा जो इंडिया का सिटीज़न है एट द सेम टाइम वो इंडिया का रेसिडेंट भी हो सकता है और एक बंदा इंडिया का सिटीज़न है लेकिन वो रेसिडेंट ना भी हो। ठीक है, क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस किससे मिलता है? सेंटर ऑफ इंटरेस्ट से। और सिटीजनशिप किससे मिलती है? बर्थ से। ये भी कल पढ़ाया। फिर मैंने आपको चौथा कंसेप्ट पढ़ाया डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है विद इन विच हम गुड्स, पर्सन और कैपिटल को फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। किस किस को? गुड्स, पर्सन। अब अगर हम गुड्स, पर्सन और कैपिटल को फ्रीली ट्रेड नहीं करा सकते तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल फ्रंटियर और जोग्राफिकल एरिया कुछ चीज़ें और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, जैसे एयर स्पेस, टेरिटरियल वाटर, शिपिंग वेसल्स, एयरक्राफ्ट, एम्बेसीज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बट ये तभी आएंगे जब ये इंडिया से ऑपरेट हो रहे हैं। इंडिया के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं तो ये इंडिया की टेरिटरी में नहीं आएंगे, भले ये इंडिया की टेरिटरी में है। जैसे कोई शिप है, कल बताया, कोई एयरक्राफ्ट है, वो इंडिया की टेरिटरी में ही है लेकिन ऑपरेट दुबई से हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? जीडीपी में। किसकी जीडीपी में आएगा? दुबई में। इंडिया की जीडीपी में। सामने देखते चलना। ये भी हम लोगों ने कल बात करी। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी किसकी? कौन कौन लोग हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रहते हैं लेकिन वो इंडिया के रेसिडेंट नहीं है। बॉटम इसमें बताया था। बी फॉर बॉर्डर वर्कर्स, ओ फॉर ऑफिशियल डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर्स, और टी फॉर ट्रैवलर्स, और आई फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स, बॉर्डर वर्कर्स, और एम फॉर मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट। ये बॉटम बताया था। यहाँ तक कल बात हो गई। तो मैंने आपको 4 कंसेप्ट पढ़ा दिए। लाओ भाई पुस्तक दो। अब कंसेप्ट 5 होगा किसका? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। तो कंसेप्ट 5 किसका है? रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ठीक है। सॉरी देखो, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी सामने देखो। जब भी हम करंट ईयर के आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर की प्राइस से तो वो हमारा रियल जीडीपी है, और जब भी हम करंट ईयर के आउटपुट को मल्टीप्लाई करते हैं करंट ईयर की प्राइस से तो वो हमारा नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब ये है कि हमें आउटपुट में सिर्फ वो माल लेना है, मतलब आउटपुट सॉरी गलत बोल गया मैं। हमें आउटपुट को लेते वक्त
सिर्फ प्रोडक्शन कितना इंडिया में हुआ है उस पे जोर देना है। इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस कितने बढ़े हैं उस पे जोर नहीं देना है। जैसे आज अगर हमारे यहाँ 5000 क्विंटल गेहूं प्रोड्यूस हुआ है ना, और सपोज करो एक क्विंटल की रेट 100 रुपए है, सपोज है ना, बहुत ज्यादा है इससे, तो आपका आउटपुट आएगा 5 लाख। अब अगले साल आपने फिर 5000 क्विंटल बनाया, लेकिन आपकी प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से 120 हो गई, तो आपका आउटपुट हो जाएगा कितना? तो हमें 6 लाख ना लेकर 5 लाख ही लेना है। क्यों? क्योंकि हमें आउटपुट पे फोकस करना है, प्राइस पे फोकस। प्राइस तो बढ़ती घटती रहती है, तो इसीलिए हम रियल जीडीपी में क्या लेते हैं? बेस ईयर प्राइस, और नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर। अब जीडीपी किससे ज्यादा आएगा, रियल से कि नॉमिनल से? यूजुअली नॉमिनल से, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने की टेंडेंसी होती है, कम होने की टेंडेंसी। पीछे सुनते रहना नवाज शरीफ, ठीक है। तो हमेशा प्राइसेस क्या होते हैं? बढ़ते हैं, कभी कम नहीं होते। तो प्राइसेस बढ़ते रहेंगे और आउटपुट भी बढ़ता ही है यूजुअली। अच्छा, अगर आउटपुट कम भी हुआ तो रियल जीडीपी में भी मैं करंट ईयर आउटपुट ले रहा हूं और नॉमिनल में भी क्या ले रहा हूं? तो दोनों में देखा जाए तो दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल तो सेम है। तो अगर इसके आंसर में और इसके आंसर में फर्क आएगा तो किसकी वजह से आएगा? क्या ये बात समझा पा रहा हूं मैं आपको? फर्क किसकी वजह से आएगा? प्राइस, क्योंकि आउटपुट तो दोनों में। तो कोई ये बोलेगा कि इस बार हमारा 5000 क्विंटल की जगह 2000 क्विंटल का ही प्रोडक्शन हुआ, तो कोई बात नहीं, आउटपुट 2000 हो जाएगा, तो इधर भी कितना लूंगा? 2000, और इधर भी कितना लूंगा? फर्क किसका आएगा? प्राइस। तो याद रखना, रियल जीडीपी हमेशा बेस ईयर प्राइस पे निकाला जाता है और नॉमिनल जीडीपी हमेशा करंट ईयर प्राइस पे निकाला जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रीड अपन कर चुके हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग कर लेना, मार्किंग वगैरह करा रखिए। तो नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या है? करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर करंट ईयर प्राइस। और रियल जीडीपी क्या है? करंट ईयर आउटपुट मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर प्राइस। अब एक बहस है, जो बहस हर कंट्री में छिड़ी हुई है कि रियल जीडीपी पे निकाले कि नॉमिनल पे निकाले। तो ज्यादा अच्छा इंडिकेटर रियल जीडीपी है। उसके 3-4 रीजन याद रखना। पहला, रियल जीडीपी तभी बढ़ता है जब आउटपुट बढ़ता है। नॉमिनल जीडीपी तो तब भी बढ़ जाता है जब। नंबर 2, कंपैरिजन करने के लिए हमेशा रियल जीडीपी अच्छा है। आज कोई देश है जिम्बाब्वे और कोई देश है सोमालिया। अब जिम्बाब्वे में प्रोडक्शन हुआ 5000 केजी का, सोमालिया में प्रोडक्शन हुआ 10,000 केजी का, लेकिन जिम्बाब्वे में वो चीज़ का प्राइस ज़्यादा है और हमारे सोमालिया में वो चीज़ का प्राइस कम है। तो सोमालिया का आउटपुट कम आएगा, जीडीपी कम आएगा, जबकि आउटपुट ज़्यादा था। और जिम्बाब्वे में आउटपुट कम था लेकिन प्राइस ज़्यादा थे। तो कंपैरिजन करने के लिए हमेशा क्या अच्छा माना जाता है? रियल जीडीपी, ना के नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी तो प्राइजेस के वेरिएशन से भी आ जाता है, और प्राइजेस के वेरिएशन तो होते रहते हैं, महंगाई तो ऊपर नीचे होती रहती है। अभी अपने यहाँ बीच में एक ऐसा समय आया था जब प्याज महंगा हो गया, एक समय आया था जब टमाटर महंगे हो गए थे, एक समय में गेहूँ महंगा हो गया था, तो तेल महंगा हो गया था, ठीक है, तेल महंगा हो गया था, तो ये नींबू। अब ऐसे कितने अलग अलग इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे खाने पीने की एसेंशियल चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। खाने पीने की चीज़ की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि लग्जरी आइटम या उनकी बात करूँगा तो वहाँ होगा कि भैया वो सब थोड़ी खरीदते हैं, लेकिन जिन चीज़ों के अभी मैंने नाम लिए वो तो सब खरीदते हैं, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, सब। तो इन चीज़ों के दाम बढ़ते होंगे तो इनका आउटपुट उतना ही है, और प्राइस बढ़ गया तो आउटपुट को प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, जीडीपी कितना बढ़ जाएगा। तो इसको हम किस पे लेते हैं? बेस ईयर प्राइस। सर आपने पढ़ा दिया बेस ईयर प्राइस। रियल लाइफ में बेस ईयर प्राइस किसको बोलते हैं? आप रियल लाइफ में बेस ईयर प्राइस किसी भी साल को मान सकते हो। जैसे हम लोग 2010 को बेस प्राइस मानते हैं। अब आज भले 2024 हो, हम 2010 की प्राइस को बेस मानते हैं। अब ये बेस ईयर प्राइस 2012 हो जाएगा, फिर 2014 हो जाएगा, लेकिन हमेशा ये करंट ईयर से पहले का ही होगा। क्योंकि अब जैसे 2012 में ये चीज़ बेस ईयर प्राइस नॉर्मली है ना, हम लोग कॉस्टिंग से निकालते हैं कि ये चीज़ है, इसको बनाने में 100 रुपये लगे हैं और एक 10 रुपये का मिनिमम प्रॉफिट भी जोड़ दूँ तो ये 110 में बन जाना चाहिए, लेकिन महंगाई की वजह से ये आज 200-250 में बिक रहा है, लेकिन इसका बेस ईयर प्राइस तो 110 है। जब उतरा था मार्केट में तो 110 में उतरा था, वो तो इसकी डिमांड बढ़ती गई, सप्लाई बढ़ती गई, सप्लाई कम होती गई, डिमांड कम होती गई, तो आज ये 200 हो गया, 250 हो गया, लेकिन इसका बेस ईयर प्राइस तो कितना है? 110 रुपये। तो उसे 110 पे ही लेंगे। कितने पे लेंगे? जैसे
कि सर्विसेज में भी बेस ईयर होता है। जैसे कोई भी सर्विसेज है तो वो सर्विसेज का इनिशियल वैल्यूएशन कितने पे हुआ था, उसके बाद वो सर्विसेज का रेट बढ़ता चला गया, तो उसको भी बेस ईयर प्राइस पे ले लेती है सरकार। तो सरकार, हमारी सरकार तो जीडीपी किस पे निकालती है, बेस ईयर प्राइस पे। बढ़ो आगे। तो हमेशा ये क्या फ़ायदे हैं इसके, एक तो ये करंट ईयर प्राइस को इग्नोर करता है, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। दूसरा, ये कंपैरिजन सही करता है, ये रियल लाइफ में बताता है कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि कम हुआ है। अगर रियल जीडीपी बढ़ रहा है तो आपके देश के लिए अच्छे इंडिकेटर है। नॉमिनल जीडीपी बढ़ने से कोई फर्क, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी अभी मैंने बोला कि एक जिम्बाब्वे है, एक सोमालिया है। सोमालिया में प्राइस नहीं बढ़ रहे, जिम्बाब्वे में प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जिम्बाब्वे का जीडीपी सोमालिया से ज़्यादा जाएगा, जबकि जिम्बाब्वे में तो प्राइसेस बढ़ने की वजह से जीडीपी बढ़ा है, प्रोडक्शन तो बढ़ा ही नहीं है। किस पे फोकस है हमारा, प्रोडक्शन पे कि प्राइस पे? जीडीपी में हमें माल ज़्यादा बनाना है, वो बिकता कितने पे है हार्डली मैटर्स, वो इतना मैटर, वो कितने पे बिक रहा है, माल ज़्यादा बनना चाहिए। ये भी बात हो गई। चलो आगे आ जाओ। एक और कंसेप्ट पढ़ाया था मैंने तुम्हें इसी के अंदर, जीडीपी डिफ्लेटर। क्या पढ़ाया था? जीडीपी डिफ्लेटर है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, यही है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन डिफ्लेटर का मतलब होता है वेरिएशन। तो आज अगर मान लो, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मेरा नॉमिनल जीडीपी था 6 लाख, क्योंकि करंट ईयर पे निकाला था, और बेस ईयर पे निकाला था तो कितना था, तो 0 से 0 काट दूं और 5 से 6 काटूं तो 1.2 आएगा, तो मेरा डिफ्लेटर कितना है 1.2। और अगर इसको परसेंटेज में निकालूं तो इंटू 100 कर सकते हैं अपन, तो ये 120% आएगा। कितना आएगा? 120%। ये डिफ्लेटर है। तो मतलब रियल जीडीपी के मुकाबले नॉमिनल जीडीपी 120% ज़्यादा आएगा, तो डिफ्लेटर का मतलब हुआ 120%। तो अगर ये 5 लाख आएगा तो ये इसका 120% आएगा, तो 5 लाख का 120% कितना आ जाएगा, 6 लाख। ऐसे होगा। सेम ऐसे ही अगर मेरा नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी 10 लाख आता तो नॉमिनल जीडीपी कितना होता उसका 120%, तो 10 लाख का 120% होगा 12 लाख। कितना होगा? 12 लाख। सेम ऐसे ही अगर मेरा रियल जीडीपी 20 लाख आता तो ये कितना आता उसका 120%, तो 20 लाख का 120% होगा 24 लाख। कितना होगा? 24 लाख। अगली क्लास में आना बेटा। कितना होगा? 24 लाख। तो नॉमिनल जीडीपी के मुकाबले में रियल जीडीपी कितना ज़्यादा आता है उसे बोलते हैं डिफ्लेटर, और डिफ्लेटर का मतलब होता है दोनों में चेंज। आगे आ जाओ। नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, सीपीआई तुम्हारे उसमें नहीं था। अब कॉमन टर्मिनोलॉजीज, कंसेप्ट 6 कॉमन टर्मिनोलॉजी। ध्यान से देखो, बुला ले उसको, बुला ले, खोल। आ जाओ। क्या नाम है? सिमरिता। पैंतीस पे आ रहे हो क्लास में? क्यों, कुछ था क्या आज? गुरु पूरम है आज। क्या होता है गुरु पूरम में? ये भी तो जाता फिर, तो आज क्यों नहीं गया? ये भी तो यहाँ के बाद जाएगा। जगजीत नहीं आएगा आज? कहा गुरुद्वारे में? धार्मिक है क्या वो? तू नास्तिक है? चलो देखो, कंसेप्ट 6 की बात करते हैं। कंसेप्ट 6, यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ सामने देखो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, एक एक करके देखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी फाइनल गुड्स। यहाँ देखो, फाइनल गुड्स में पढ़ाया था कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स में फिर 2 पढ़ाए थे, ड्यूरेबल गुड्स और नॉट ड्यूरेबल गुड्स। शुरू करूँ? यहाँ देखो, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for consumption और for investment। फाइनल गुड्स या तो फाइनली कंज्यूम होंगे या आगे क्या होंगे, इन्वेस्ट होंगे। मतलब मैं उनसे कोई और गुड्स बनाऊंगा, उन्हें इन्वेस्टमेंट पर्पस में काम में लूंगा, ठीक है, या फिर उन्हें क्या करूंगा, कंज्यूम कर जाऊंगा। अगर मैं उनसे कोई और गुड्स बनाऊंगा तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है।
ठीक है, या फिर मैं उन्हें आगे अभी रीसेल करूंगा, कंज्यूम नहीं करूंगा, तो भी वो क्या है, इंटरमीडिएट। तो मैंने आपको ओरिजिनल पढ़ाते वक्त दो निशानी बताई थी। फाइनल गुड्स है तो या तो कंज्यूम होंगे या आगे इन्वेस्टमेंट में काम में आएंगे, ठीक है। और इंटरमीडिएट गुड्स है तो उनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है, या फिर वो आगे क्या होंगे, अभी रीसेल होंगे, अभी कंज्यूम। बहुत सारे एग्जांपल दिए थे, वापस लेते हैं। यहाँ देखो, मैंने एक सिंपल एग्जांपल, बेसिक, मैंने मेरे घर के लिए चाय शक्कर खरीदी, तो क्या है वो, फाइनल गुड्स, क्योंकि मैं उसे क्या करूंगा, कंज्यूम। लेकिन एक टी वेंडर है, ठीक है, MBA चाय वाले ने खरीदी वो, तो MBA चाय वाला जो भी खरीद रहा है भाई चाय शक्कर, वो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट, क्योंकि वो उन गुड्स को क्या करेगा, फर्दर प्रोड्यूस करेगा। अबे इन्वेस्ट क्या करेगा, चाय पत्ती को, पिक्चर, हाँ, तो वो क्या करेगा, उसे फर्दर प्रोड्यूस करेगा और चाय बना के बेचेगा। तो उसके लिए वो चाय की पत्ती और शक्कर क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स, और मेरे लिए क्या है, फाइनल। हालांकि मैं भी उसे अभी कंज्यूम ऐसे नहीं करूंगा, बना के ही पीऊंगा मैं भी, लेकिन मैं तो उसे कंज्यूम ही करूंगा ना, बेचूंगा तो नहीं ना, तो वो मेरे लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। याद आ रहा है सब कुछ, ये फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स या तो कंज्यूम होगा या इन्वेस्ट। अब इन्वेस्ट कैसे होगा, जैसे अभी मैंने ये बोर्ड खरीदा, तो मैं इसको कंज्यूम एक बार में नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे लिए ड्यूरेबल है, लेकिन ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मैंने इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदा है। मैं इन चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी सर्विसेज को मैं बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, ये भी फाइनली हुआ, क्योंकि ये भले मैं अभी कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, ये 1 साल 2 साल 5 साल जितने भी साल चलेगा, लेकिन मैंने इसको खरीदा किसके लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज। अब अगर यही मेरा स्मार्ट बोर्ड का व्यापार होता और मैं ये खरीदता बेचने के लिए, तो फिर ये मेरे लिए इंटरमीडिएट है। तो मतलब मैंने आपको उस समय भी जोड़ देके एक बात बोली थी, एंड रिजल्ट देखना है। क्या देखना है, ये चीज मैं खरीदूं तो फाइनल हो सकती है और सुधांशु खरीदे तो इंटरमीडिएट हो सकता है, चीज वही है, चीज तो प्रोडक्ट नहीं देखना, उसका एंड यूज देखना है। क्या देखना है, मैं खरीदूंगा तो फाइनल है, लेकिन अभी इसकी सुधांशु की दुकान है और ये बेचता है, तो उसके लिए क्या हो गया, अब सिर्फ सुधांशु से वो चीज खरीदेगा ये समर्थ, तो उसके लिए क्या हो गया, सार्थक। क्या है, समर्थ है, सार्थक है, सार्थक। अब तेरा नाम ही याद नहीं हुआ, पूरा साल खत्म हो गया यार। तो ये खरीदेगा तो इसके लिए क्या होगा, फाइनल है। आगे बढ़ो। अब फाइनल गुड्स के अंदर मैंने कैटेगरीज बनाई थी। फाइनल गुड्स कितने कितने तरह के होते हैं। फाइनल गुड्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि एक होते हैं कंजम्पशन गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स, फिर एक होते हैं ड्यूरेबल, और किस में आएंगे, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल। वेरी गुड। कंजम्पशन में या तो ड्यूरेबल गुड्स या, मेरी तरफ देखो, कंजम्पशन गुड्स आर दोज गुड्स which are capable of satisfying human wants directly। ये एक ही बार में आपकी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर लेंगे, ठीक है। कैपिटल गुड्स वो है जो डायरेक्टली आपकी वांट्स को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, इनको खरीदा गया है कंजम्पशन गुड्स बनाने के लिए। जैसे एक एग्जांपल उस समय दिया था, वही दूंगा कि मुझे एक ऑरेंज जूस पीना है, रोज़ मेरी आदत है, तो मैं गया और जूस वाले के यहाँ एक ऑरेंज जूस बनवाया और पी गया। ये कंजम्पशन गुड्स है, ये मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई है। अब मेरे को इसने कहा, जगजीत ने, कि सर आप रोज़ 50 रुपये खर्च कर रहे हो, तो एक महीने में 1500 रुपये आपके खर्च हो जाते हैं, तो एक साल में आपके 18,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, ठीक है। तो आप 18,000 रुपये खर्च करने की बजाय एक 1800 रुपये का मिक्सर ग्राइंडर ले लो और आप रोज़ फ्रूट ले आया करो फ्रेश, और उसी के अंदर बना बुनो के एक गिलास आपको जूस पीना है, रोज़ पी लो ना, बढ़िया है। मैंने कहा सही बात है, और वो आपकी एसेट की एसेट हो जाएगी, और आपके 18,000 की जगह वो जो फ्रूट्स का खर्चा होगा साल भर में वो 8-9 हज़ार का होगा, 1800 का ये आ गया। तो जो आप हर साल 18,000 लगा रहे हो उसकी जगह 12,000 में आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी जूस बनाने की। मैंने कहा ठीक है, ऐसा कर लेंगे। तो अब जो मैंने वो मिक्सर खरीदा वो कौन सा गुड्स है, क्या वो मेरी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है, क्या जूस मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सकता है, तो जूस क्या हो गया, कंजम्पशन गुड्स, और वो मिक्सर क्या हो गया, ठीक है। अब कंजम्पशन गुड्स में भी दो होते हैं, ड्यूरेबल, जो एक ही एक्ट में खत्म हो जाए वो नॉन ड्यूरेबल, और जो एक एक्ट में खत्म ना हो जो आगे भी यूज कर सकते हैं उसे
ड्यूरेबल। देखो कुछ बच्चों को ये लगता है कि बड़ी बड़ी सारी चीज़ें कैपिटल में आती होगी, छोटी छोटी चीज़ें कंजम्पशन में आती होगी। ये गलत धारणा है आपकी। बड़ी चीज़ें जैसे 1,00,000 रुपए का मैंने टीवी खरीदा, आते हैं ना 1 लाख के भी टीवी, मैंने नहीं खरीदे हैं कभी इसलिए मुझे पता है, आते हैं ना, उससे भी महंगे आते हैं। तेरे घर में कितने लाख का है? फिर बड़ी बड़ी बातें क्यों करता है तू पटेल? क्या कह रहा है ये? आओ क्या चिलगुज है? ओ अब ये टीवी पे चर्चा लेके बैठ गया, ये कितने के आते हैं। चलो देखो, आपने 1,00,000 रुपए का टीवी खरीदा, ठीक है, तो वो कंजम्पशन गुड्स है क्योंकि आपकी वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो एक एक्ट में खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अब लेकिन अब आप विराट कोहली की बैटिंग देखकर उसे तोड़ दो एक ही बार में, तो वो अलग बात है, ठीक है। तो फिर वो ड्यूरेबल से एक ही एक्ट में क्या बन जाएगा? नॉन ड्यूरेबल। बट वो है क्या? ड्यूरेबल। अब एक और बात सुनो मेरी, 1,00,000 की चीज थी फिर भी कंजम्पशन गुड्स में आई, और 1,800 रुपए का मिक्सर था, कैपिटल में आया क्योंकि वो मेरी वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता। तो याद रखना, अमाउंट से किसी खर्चे को जज नहीं करते, और ऐसे भी नहीं देखना कि बड़ी चीज हमेशा कैपिटल होगी, छोटे मोटे खर्चे क्या होंगे? कंजम्पशन। अमाउंट देखना ही नहीं है, नेचर देखना है। क्या देखना है? और ये वर्ड मैंने उस समय भी याद कराए थे, अभी भी याद करा रहा हूं, अब दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, अच्छे से लर्न कर लेना इसको। देखो, ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो क्या है? कंजम्पशन गुड्स है। ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, कैपिटल गुड्स है। एक एक्ट में खत्म हो जाएंगे, नॉन ड्यूरेबल है। एक एक्ट से ज्यादा चलते रहेंगे, ड्यूरेबल के अंदर आएंगे आपके रेफ्रिजरेटर, टीवी, वॉशिंग मशीन। एक एक्ट में खत्म, चलते रहते सदा बाहर। आपके कपड़े कंजम्पशन गुड्स है क्योंकि ये आपकी वांट को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और आप एक से ज्यादा बार भी पहनते ही होंगे, तो वो क्या है? ड्यूरेबल। आगे बढ़े, नेक्स्ट सर्विसेज की बात कर लेते हैं। यहां देखो, ये सब मैं किस में पढ़ा रहा हूं? कंसेप्ट 6 किस में चल रहा है? ये कंसेप्ट 1 क्या था? जीडीपी और उसके फीचर्स। कंसेप्ट 2 क्या था? नेचुरल रिसोर्सेज वाला। कंसेप्ट 3 सिटीजन और रेसिडेंट। कंसेप्ट 4 डोमेस्टिक टेरिटरी। कंसेप्ट 5 रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। आज पढ़ाया रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। और कंसेप्ट 6 बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स में पहली टर्म पढ़ी हमने फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स में पढ़ा कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स में फिर 2 पढ़े, ड्यूरेबल और नॉन। बराबर सुन रहे हो? बराबर। अब गुड्स और सर्विस में फर्क देख लेते हैं। कई बार आ जाता है क्योंकि जीडीपी में गुड्स भी आती है और सर्विसेज भी आती है। तो सर्विसेज क्या है? मेरी तरफ देखो, सर्विसेज कैन नेवर बी सीन नॉर बी टच बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जैसे गुड्स है तो गुड्स को आप देख सकते हो, टच भी कर सकते हो। सर्विसेज को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। मैंने आपको उस समय भी एग्जाम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप मेरी सर्विसेज को देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फेल्ट कर सकते, ठीक है, फील कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ सकता है कि भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने सर्विसेज ले ली, आपको दिख गया, समझ में आ रही है चीज़ें, नहीं आ रही है। सर्विसेज कैन बी फेल्ट, टच नहीं कर सकते, ठीक है। गुड्स को टच किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है। गुड्स की जो नेचर है वो टेंजिबल होती है और सर्विस की नेचर इंटेंजिबल है। पहला डिफरेंस तो यही हो गया। गुड्स यूजुअली होमोजीनियस होते हैं, सर्विसेज क्या होती है? देखो, आज अगर आपने एक डेयरी मिल्क खरीदी तो आप किसी भी दुकान से खरीदोगे तो वो सेम ही आएगी। 10 वाली खरीदोगे तो 10 वाली सेम आएगी, 20 वाली हो तो 20 वाली की 50, लेकिन सेम आएगी ना। लेकिन आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी तो सारे टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, क्या एक जैसा पढ़ा सकते हैं? इम्पॉसिबल है, ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था कि हमारी कोचिंग में ही अगर हम 3 हैं तो हम तो साथ में हैं, तो हम तीनों भी कभी क्या नहीं हो सकते? होमोजीनियस नहीं हो सकते। हम तो पार्टनर हैं, तो भी आप ये नहीं कह सकते कि जैसे मुर्सा सर पढ़ाए वैसे ही मैं पढ़ाऊं, जैसा मैं पढ़ाऊं वैसे ही अब्दुल्ली सर पढ़ाए। इम्पॉसिबल चीज है, क्योंकि सर्विसेज की नेचर में ही है कि सर्विसेज क्या होती है? हेटेरोजीनियस। अब ये तो मैं टीचिंग की बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे लिए एग्जांपल देना सबसे आसान है। कोई भी सर्विस ले लो आप,
कोई भी सर्विस की नेचर में ही है कि वो क्या रहेगी, हेट्रोजीनियस। ठीक है, बहुत कम ही ऐसी सर्विस होंगी जो क्या हो, होमोजीनियस। सर्विसेज जब होमोजीनियस हो जाएंगी ना तो सर्विसेज का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। जैसे आज आप इंटरनेट की सर्विस ले रहे हो, तो मैंने पहले तुम्हें कहा था हमने BSNL लगा रखा था, अब वो सेम प्लान अभी हमें रेडीनेट वाला देता है, पैसे भी सेम रखते हैं लेकिन स्पीड अच्छी दे देता है, तो सर्विस में कुछ ना कुछ फर्क आ गया। अब एयरटेल वाला हमें कह रहा है मैं स्पीड इससे भी अच्छी दे दूंगा और पैसे इतने ही लूंगा, तो वो फिर सर्विस में कुछ चेंज आ गया। सर्विस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, नहीं आएगा तो आप सर्विस सेक्टर में, अरे बाउलो कंप्लेन पिक्चर हो, सर्विस सेक्टर में आप अपने आप को रिटेन नहीं कर पाओगे। अगर आपकी सर्विसेज हेट्रोजीनियस नहीं है ना तो आप सर्विसेज में क्या नहीं कर पाओगे, रिटेन नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने तुम्हें कहा था कि हम तीनों का एक पढ़ाने का तरीका है, अब वो तरीका किसी बच्चे को अच्छा लग सकता है, किसी को ना भी लगे, लेकिन हम वो तरीका नहीं छोड़ सकते। तरीका छोड़ दिया ना तो हम अपना एग्जिस्टेंस ही खो देंगे। हमने 12 साल में 13 साल में जो भी गुडविल बनाई है वो इस तरीके से ही बनाई है, तो किसी बच्चे को समझ नहीं आएगा तो वो बच्चे को हम ये बोल सकते हैं। जैसे मैंने इतने 12-13 सालों में एक चीज़ देखी है कि कभी कोई बच्चा अगर मेरे से ये बोल दे कि सब मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं उसे समझा दूंगा। डेमो देते हम लोग हमेशा, हर साल डेमो हमने कभी भी ख़त्म नहीं किया। तो हमें हमेशा ये लगता है कि बच्चे को सोच समझ के डिसीजन लेने का अधिकार है, तो उसे फेयर इनफ टाइम मिलना चाहिए ये देखने के लिए कि उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो ज़रूरी है, मेरा तो ये बिलीफ है पर्सनली कि ये मिलना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सारी कोचिंगों में होता है कि 2 दिन 3 दिन में आप पूरा फीस डिपॉजिट करा दो, ये कर दो वो कर दो। हमने ये चीज़ कभी भी, हम इसके फेवर में नहीं रहे। ठीक है, हम तीनों में से कोई भी। अब डेमो लेने के बाद मान लो स्नेहा ने मुझे ये बोला कि सर मुझे समझ नहीं आया, तो मेरी ये आदत रही है कि वैसे कभी होता नहीं है ऐसा, 2-5% केस में कभी ऐसा हुआ होगा, बाकी नहीं होता ऐसा कभी भी, बट कभी होता है, तो मैं इसको कभी कन्विंस नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे एंड चीज़ है। अगर उसे समझ ही नहीं आया तो मैं तो तरीका चेंज करने ही वाला नहीं हूँ। मुझे पता है मेरे को ऐसे ही पढ़ाना आता है और मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा। अब मैं उसको ये बोलूँ तो वो गलत हो जाएगा, तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, जो मुझे सही नहीं लगता। हाँ, वो कोई और चीज़ बोले, डिस्टेंस प्रॉब्लम है, फीस का कोई इशू है, दूसरा चीज़ है, मैं हर चीज़ में उसे कन्विंस करूँगा। लेकिन अगर बच्चे ने ये बोल दिया ना मुझे नहीं आ रहा, तो मैं पहली फुर्सत में उसे बोलूँगा बेटा जहाँ आ रहा है वहाँ समझो। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि जहाँ तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है तुम वहाँ पढ़ो। अब वो खैर ये सब बातें निकली, सर्विसेज हमेशा हेट्रोजीनियस ही होंगी, हमेशा। कोई भी पढ़ाएगा, ये पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, और कोई भी सर्विस दे रहा होगा, उसका अपना तरीका होगा। आपको समझ नहीं आ रहा, आप दूसरी जगह पे ले लो वो सर्विस, लेकिन वो तरीका वो कभी क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा तो वो अपना एग्जिस्टेंस ही क्या कर देगा, खो देगा। उस मार्केट में टिकावा ही इसलिए है क्योंकि उसका सर्विस देने का तरीका अपना अलग है। चलो आगे आते हैं। सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, ये टेंजिबल होते हैं गुड्स। सर्विसेज हेट्रोजीनियस होती है और गुड्स क्या होते हैं, होमोजीनियस होते हैं। सर्विसेज को कंज्यूम उसी वक्त करना पड़ेगा जब वो प्रोड्यूस होंगे, देयर इज नो टाइम गैप, बट गुड्स में टाइम गैप होता है। जैसे डेयरी मिल्क का प्रोडक्शन हुआ होगा अगर जनवरी में, तो उसे मार्च में भी कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन मैं तुम्हें जनवरी में पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें जनवरी में ही समझना पड़ेगा। सर अभी तो पेपर में टाइम है ना, मार्च में समझ लेंगे, अभी तो सुन लेते हैं, समझेंगे कब, मार्च। ठीक है, फिर वो कुछ बच्चे बोले सर वीडियो है ना, वीडियो से हम लोग बाद में भी समझ सकते हैं, तो फिर तुमने उसी समय पे कंज्यूम करके उसी समय प्रोड्यूस करी, ऐसा माना जाएगा ना कि वो सर्विसेज प्रोड्यूस भी उसी समय पे हुई जब तुमने वीडियो वापस देखी, तो फिर से टाइम लगा ना। लेकिन अभी मैं पढ़ा रहा हूं तुम्हें, तो तुम्हें अभी ही समझना पड़ेगा, अगर सर्विसेज आज प्रोड्यूस हुई है तो कंज्यूम भी आज है। फिर एक डिफरेंस ये भी पढ़ाया था मैंने कि डिफरेंट कस्टमर्स का डिफरेंट सेटिस्फेक्शन होता है सेम सर्विस देने के बाद। एग्री करते हो? डिफरेंट कस्टमर का, तुम सब मेरे लिए डिफरेंट कस्टमर हो, मैं तुम्हें सेम सर्विस दे रहा हूं और हो सकता है तुम्हारा सेटिस्फेक्शन क्या हो, डिफरेंट हो। मोस्ट ऑफ दी बच्चों का सेम हो लेकिन डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि सर्विसेज की नेचर में है ये कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। गुड्स अगर अच्छा है ना तो होमोजीनियस है, तो अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है, खराब है तो सबके लिए। ये शादी में गए तो अपन लोगों को एक चीज़ समझ में नहीं आई, तो अपना सबका रिएक्शन सेम होता है। पनीर खाया था, पनीर सही नहीं था यार,
मैं कहा था पनीर में मज़ा नहीं आया, तो सब मरे। तो अब आपने वो रिएक्शन देखा, सबका सेम होगा। हाँ, सर्विसेज में, अरे गुड्स में चेंजेस कब आ सकते हैं? जब आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, तो अलग बात है कि मुझे पनीर ही पसंद नहीं है, तो अच्छा था फिर भी मुझे खराब लगा, सबको तो अच्छा ही लगा क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं, तो मेरा प्रॉब्लम है, पनीर का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पनीर का प्रॉब्लम होगा तो सबके लिए होगा, और अच्छा होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन सर्विसेज में क्या है कि मैंने अपने 200% एफर्ट भी लगा लिए, तो भी किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नहीं आई, क्या कर सकते हैं, और किसी को आ गई तो आ गई। तो सर्विसेज में सेटिस्फेक्शन डिफरेंट रहेगा हमेशा। क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। और लास्ट एक चीज़ बताई थी कि डिफरेंट कस्टमर्स होगी ना, ये तो हाँ, स्टॉक वाली एक चीज़ बताई थी कि सर्विसेज को आप स्टॉक नहीं कर सकते, गुड्स को आप स्टॉक कर सकते हो। तो जल्दी जल्दी ये पॉइंट याद रखना, एक होमोजीनियस हेट्रोजीनियस वाला पॉइंट, एक टेंजिबल इंटेंजिबल सिंपल है, एक स्टॉक वाला पॉइंट, ये तीन तो सिंपल है। एक आप याद रखना टाइम गैप वाला पॉइंट, और एक आप याद रखना सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट। तो इसको पॉइंट्स में याद रख लेना आप लोग। क्लियर है एकदम? इसके बाद आते हैं अपन लोग सेमी फिनिश गुड, जो अभी तक बन के तैयार नहीं हुए, जिनका अंदर अभी प्रोडक्शन प्रोसेस होना बाकी है। तो वो कौन से गुड्स कहलाएंगे? सेमी फिनिश गुड्स। इन्हें वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसके बाद नॉर्मल रेसिडेंट बता ही दिया, जिसका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए इंडिया में। एक और चीज पढ़ लेते हैं, व्हाट इज ट्रांसफर पेमेंट। क्या ट्रांसफर पेमेंट क्या है? देखो, ऑल दोज पेमेंट विच, हाँ बोलो बोलो, विच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। अगर मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया, डोनेशन दिया, स्कॉलरशिप दी और चैरिटी दी, और रिटर्न में तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया, तो ऑल दोस पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, मुझे रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, तो ये मेरी ट्रांसफर पेमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो सर क्यों पढ़ा रहे हो, इसका क्या लेना देना है? इसका ये लेना देना है कि ये नेशनल इनकम में नहीं आती है। तो अभी जैसे सपोज करो, मैंने सुनो सपोज क्या करो, मैंने तुम लोगों को पढ़ाया, तुमने मुझे फीस दी, तो ये नेशनल इनकम में आएगा। लेकिन मान लो मैंने स्नेहा को पढ़ाया और स्कॉलरशिप में पढ़ा दिया, और इससे मैंने फीस नहीं ली, तो ये ट्रांसफर पेमेंट है, तो ये नेशनल इनकम में नहीं। तो ये पढ़ाना जरूरी है कि क्या नेशनल इनकम में आएगा और क्या नहीं आएगा। इसलिए ये पॉइंट डाला गया है कि ऑल दोस पेमेंट विच टेक प्लेस विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, जिसके अंदर रिटर्न में हमें कुछ भी नहीं मिलता वो ट्रांसफर पेमेंट से, तो वो नेशनल इनकम में नहीं आती। और जिसके बदले में हमें कुछ मिलेगा, मॉनेटरी पेमेंट्स मिलेंगी, तो वो नेशनल इनकम में आएगा। तो इसलिए ये चीज़ है। क्लियर है एकदम? चलो आगे, कितनी चीज़ें रिवाइज कर ली हमने? 6 चीज़ें। अब 7वें कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक वर्सेस फ्लो। कौन सा कंसेप्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में आता है ये। व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो। ध्यान से देखो, सुनिए ना बेटा। देखो, स्टॉक और फ्लो, एनी इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजरेबल फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम is a stock concept, and any economic variable which is measurable for a particular period of time is called flow concept. जब भी हम किसी चीज को पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मेजर करते हैं, किसके लिए मेजर करते हैं, तो वो स्टॉक कंसेप्ट है। और जब भी हम किसी कंसेप्ट को पीरियड ऑफ टाइम के लिए वैल्यू करते हैं, तो वो फ्लो कंसेप्ट है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्टॉक कंसेप्ट, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब फ्लो कंसेप्ट। सामने देखना, सामने देखो। अभी मैंने कहा कि तुमने 1 महीने में कितना पैसा बैंक में जमा कराया, तो 1 महीने की बात हो रही है, तो ये कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट। तुमने 1 महीने में कितना पैसा बैंक से निकाला, फ्लो कंसेप्ट। 1 घंटे में ट्रेन की स्पीड कितनी कवर करता है, ये भी फ्लो है। 1 घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे की बात हो रही है। हर हफ्ते तुम्हें कितनी वेजेस मिलती है, ये भी फ्लो है। हर हफ्ते की बात हो रही है। तो जब भी पीरियड आ जाएगा, 1 महीना, 1 साल, 1 हफ्ता, 1 घंटा, इनफैक्ट 1 मिनट भी एक पीरियड है, तो पीरियड की बात हो रही है। तो वो कौन सा कंसेप्ट है? लेकिन जब कोई टाइम पीरियड ही नहीं है, कोई टाइम डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है, अभी टाइम कितना हो रहा है, ऐसे, ये फ्लो कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? फ्लो कंसेप्ट है। अभी टाइम कितना हो रहा है, ठीक है। अरे सॉरी, स्टॉक कंसेप्ट है, ठीक है।
अभी चेक करके आओ नल में पानी आ रहा है नहीं आ रहा, ये स्टॉक कंसेप्ट है। ठीक है, अभी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्टॉक कंसेप्ट है। तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही होगी तो स्टॉक कंसेप्ट है। 10 सालों में प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, ये फ्लो है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी तो स्टॉक कंसेप्ट, पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी तो फ्लो कंसेप्ट। क्यों मुस्कुरा रहे हो गया ये। इसमें कुछ और डिफरेंस भी पढ़े थे हमने, एक तो डेफिनेशन, एक एग्जाम्पल, एक टाइम डायमेंशन वाली बात कि फ्लो के अंदर टाइम डायमेंशन होता है और स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन। स्टॉक इज अ टाइमलेस कंसेप्ट। क्या है स्टॉक, और यहां पे टाइम डायमेंशन फ्लो में होता है, स्टॉक में तीन हो गए। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ाया था मैंने तुम्हें, सुनो, स्टॉक के अंदर चेंज आएगा तो ही फ्लो में चेंज आएगा। फ्लो का चेंज स्टॉक से ही निकलता है। जैसे आज मैं तुम्हें ये बोलूं कि 1 अप्रैल को तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे थे, तुम बोलोगे 50,000। अब 30 अप्रैल को कितने पैसे थे, तुमने बोला 50,000। तो मतलब 1 अप्रैल से 30 अप्रैल में ना तो तुमने पैसे निकाले ना जमा कराए, तो स्टॉक की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं आया, तो फ्लो में भी कोई फर्क नहीं आएगा। तो फ्लो में फर्क किसकी वजह से आता है, स्टॉक की वजह से। पॉइंट ऑफ टाइम में अगर चेंजेस हो रहे हैं तो पीरियड ऑफ टाइम में रिफ्लेक्ट होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम में चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो वो पीरियड में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ये बात याद रखना। इसका एक बहुत बढ़िया पॉइंट मैंने 4th वाला पॉइंट डाल रखा है, पहले भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, अभी भी बताया है। ठीक है, तो कंसेप्ट नंबर 7 हो गया हमारा स्टॉक वर्सेस फ्लो। कंसेप्ट नंबर 8 ओपन ये फिर से छोटी छोटी डेफिनेशंस थी जिसमें मैंने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बराबर से सुनते जाना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पहले तो ये बात याद रखना, अभी इनकम डिटर्मिनेशन में भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ, इकोनॉमिक्स में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट्स। व्हेन वी मेक इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं हम, रियल। इकोनॉमिक्स में हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं लेते। क्या बोला मैंने, इकोनॉमिक्स में हम कौन सी नहीं लेते, जैसे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, डिबेंचर, ये हम इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ कौन सी इन्वेस्टमेंट लेते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऑल दोज इन्वेस्टमेंट which lead to capital formation is called real investment, like investment in land, building, plant, machine, equipment. But in economics, all those investments which are merely paper claims are not included. Like investment in shares, debenture, mutual fund, etc., etc. बराबर सुना। तो इकोनॉमिक्स में ये सारी इन्वेस्टमेंट जितनी भी रियल है वो लेंगे, जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स है वो, तो जितनी भी रियल इन्वेस्टमेंट को जोड़ दे तो वो कौन सी हो जाती है, और इसमें से डेप माइनस कर दे नेट हो जाती है, बस। तो नेट इन्वेस्टमेंट मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, क्लियर है। और इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ कौन सी लेते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हावड़ा क्यों नहीं लेते हम, जो पेपर क्लेम्स है जैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये क्यों नहीं लेते, तू बोल कौस्तुभ, तू बोल, बोला, तू बोल पृथ्वी, यशस्वी, तू बोल। प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट नहीं हो रहा है, वेरी गुड। आज मैंने आपको 1 करोड़ रुपए दिए और आपने मुझे शेयर्स दे दिए, तो क्या मैंने कोई प्रोडक्शन किया, नहीं किया। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि वो 1 करोड़ रुपए से आप कोई मशीन खरीदोगे, लैंड खरीदोगे, उस समय प्रोडक्शन होगा तो वो उस समय नेशनल इनकम में आ जाएगा, लेकिन आज नेशनल इनकम में। तो याद रखना, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट नहीं होगा। ये हमने प्रिकॉशंस में पढ़ा था, अभी रिवाइज भी करेंगे। वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये हो गया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। अब कंसेप्ट नंबर 9, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी है। फिर से एक छोटी सी डेफिनेशन है, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। यहाँ देखो, हर वो इकोनॉमी
जो दूसरे देश के साथ खुल के ट्रेड करती है वो ओपन इकोनॉमी है। जैसे इंडिया एक ओपन इकोनॉमी इकोनॉमी इंडिया क्या है? ओपन इकोनॉमी, क्योंकि इंडिया सारे देशों के साथ ट्रेड करती है। हम अलग अलग देशों से इंपोर्ट भी करते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे यहाँ की लेबर दूसरे देशों में काम करने जाती है, दूसरे देशों से यहाँ आती है। हम सबके साथ खुल के ट्रेड करते हैं, तो बाकी की कंट्री भी करती है। तो मतलब 99% कंट्रीज आज की तारीख में क्या है? ओपन है। क्लोज्ड इकोनॉमी एक ज़माने में हुआ करती थी जब हम किसी और देश के साथ ट्रेड नहीं करते। ठीक है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, ये थे। आज ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कोई भी क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में सारी इकोनॉमी क्या है? ओपन है। अब एक एग्ज़ाम में आता है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ ओपननेस। तो किसी भी देश का डिग्री ऑफ ओपननेस कैसे पता चलता है? उस देश के फॉरेन ट्रेड को उस देश के जीडीपी से डिवाइड कर लो। अब अगर हमारा फॉरेन ट्रेड 50 करोड़ का है और हमारा जीडीपी 500 करोड़ है, तो ये 10% आएगा। तो हमारा डिग्री ऑफ ओपननेस कितना है? 10%। तो किसी भी देश का डिग्री ऑफ ओपननेस कैसे पता चलता है? फॉरेन ट्रेड डिवाइड बाय जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100, ये डिग्री ऑफ ओपननेस है। चलो खैर, सामने देखो। अब लास्ट चीज आज के लिए, जब भी हम किसी और देश के साथ ट्रेड करेंगे तो उससे या तो हमारी नेशनल इनकम में इंजंक्शन होगा या हमारी नेशनल इनकम में विड्रॉवल होगा। तुम ये वर्ड को देख के इनका मतलब समझ जाओ। जब हम किसी दूसरे देश को माल बेचेंगे तो उस देश से हमारे पास पैसा आएगा, एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे हमारे देश में क्या होगा? इंजंक्शन। जब हम किसी देश को माल हम वहां से खरीदेंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, तो वो क्या होगा? तो जब भी हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से पैसा चला जाता है तो उसे विड्रॉवल बोलते हैं, और हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पैसा आता है तो उसे इंजेक्शन। विड्रॉवल को लीकेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप बताओ मुझे, लीकेज किस किस से होता है? एक तो इंपोर्ट से, एक अगर हम बाहर के देशों में ट्रांसफर पेमेंट दें, जैसे हम फॉरेन में किसी बच्चे को स्कॉलरशिप दें। फॉरेन में हमने अभी किसी देश में वो हुआ, सुनामी आई, तो हमने हाथों हाथ कुछ कितने करोड़ रुपए की ऐड भेजता है इंडिया। ठीक है, नहीं श्रीलंका में नहीं, किसी और एक, मैंने देश का नाम ही नहीं सुना था कौन सा देश है। देश में अभी कुछ आया, भूकंप कुछ आए, झटके वटके, तो इंडिया ने फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको एक बहुत अच्छा अमाउंट भेजा, तो इससे हमारी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या हो गया? विड्रॉ। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर हम एक्सपोर्ट करते तो हमारे पास पैसा आता है। कोई देश हमें ट्रांसफर पेमेंट करता है तो हमारे पास पैसा, कोई देश हमें स्कॉलरशिप देता है तो हमारे पास पैसा, कोई देश हमें ग्रांट देता है, सब्सिडी देता है तो हमारे पास पैसा। तो जब पैसा आ रहा है तो इंजंक्शन है और जा रहा है तो विड्रॉवल है। समझ गए? तो एक बार एग्जाम में याद है क्या हुआ? ये क्वेश्चन आ गया कि व्हाट लीड टू इंजंक्शन एंड व्हाट लीड टू लीकेज। तो 8 पॉइंट थे, आधे नंबर का 1 पॉइंट था। सिर्फ ये बताना था ये विड्रॉवल है, ये लीकेज है, ये विड्रॉवल है, ये लीकेज है, सॉरी ये इंजंक्शन है। तो छोटे छोटे कंसेप्ट से भी, मतलब इतना बड़ा चैप्टर है ना ये, कि कुछ इसमें गैस ही नहीं किया जा सकता कि कहाँ से बनेगा क्वेश्चन। हर मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ ना तुम्हें, सब पे से कभी ना कभी क्वेश्चन बन चुका है। एग्जाम टाइम पे होता है, बहुत सारे टीचर गैस पेपर वगैरह फैलाते हैं, तो ये सब बावले पने में पढ़ना मत। ठीक है, लास्ट में जो चीज़ पढ़ाई है हर चीज़ पढ़ के जाना, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई गैस फैस नहीं होता। जितनी चीज़ है उसको जितना शॉर्ट एंड स्वीट कर सकते थे नोट्स में कर दी। अभी इतना भी नहीं पढ़ेंगे, पूरे साल पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, 3 बार पढ़ा है, तो अब तो इसको ढंग से ही करके जाना। हर चीज़ पे से क्वेश्चन बन चुका है नेशनल इनकम में। जितनी भी चीज़ें मैंने बताई ना, स्टॉक फ्लो पे से क्वेश्चन बना है, फाइनल गुड्स पे से क्वेश्चन बना है, सिटीजन रेसिडेंट पे से क्वेश्चन बना है, डोमेस्टिक टेरिटरी पे से क्वेश्चन बना है, इस पे क्वेश्चन बना है, कि जितने भी आगे मैं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक भी ऐसा नहीं है जिसपे तुम ये कह सकूं कि इस पे से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। कोई भी तुम्हें निकाल के दे दूंगा मैं ईयर के साथ कि इस साल में आया था, ये इस साल में आया था। तुम सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व करोगे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो कल देखते हैं बाकी। कंसेप्ट 9 तक हो गया आज, विड्रॉवल एंड